ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं इसको जिता दूँगा, मैं ऐसा इसको प्रो बना दूँगा। आई नेवर डू दैट, आई नेवर से दैट। जो जिसकी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट जितना मेरे से होता है, एंड आई विल स्टे कमिटेड। कंट्रोवर्सीज आई रियली डोंट हैव एनीथिंग टू डू। टॉप 5 सप्लीमेंट्स बोलिए जो मेल फीमेल दोनों यूज़ करें फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। ये बॉडी बिल्डिंग है। इट्स अ वेरी इमोशनली एंड फाइनेंशियली ड्रेनिंग स्पोर्ट, ठीक है। तो इसमें आपकी सोशल लाइफ, आपके फिनेंसेस, आपका मेंटल हेल्थ और बहुत सारी दूसरी तीसरी चीज़ें भी स्टेक पे होती हैं। शेरू क्लासिक इंडिया का सबसे बड़ा स्टेज है जी वहाँ आपने गोल्ड मेडल जीता जी। तो आपका कब प्लान बना कि हम शेरू क्लासिक खेलेंगे? आप अपने एथलीट्स को किस तरीके से पुश करते हो आगे? मतलब आप कैसे सब प्लान बनाते हो अलग अलग एथलीट्स के? तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं मीर मामू सर के साथ, जो एक एंटरप्रेन्योर है और एक बॉडी बिल्डिंग कोच भी है। एंड मैंने आपको ये भी बोला इनके जो एथलीट्स है वो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करते हैं, बाहर के भी एथलीट्स हैं। तो सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये बोलूँगा कि आप बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए? आपने कब अपनी जर्नी स्टार्ट की बॉडी बिल्डिंग में? देखिए, बॉडी बिल्डिंग के साथ मेरा रिलेशन बहुत पुराना है। स्कूल टाइम से ही बॉडी बिल्डिंग के तरफ बहुत पैशन था और फिर जिम भी जाने लगे। एंड देन आई शिफ्टेड टू बैंगलोर फॉर माई हायर स्टडीज़। वहाँ पे मैंने बॉडी बिल्डिंग की। आई डिड कम्पीट इन अ कपल ऑफ बॉडी बिल्डिंग शोज, मिस्टर बैंगलोर, मिस्टर कर्नाटका। बिल्कुल कम्पीट किया जी। सो दिस वॉज बिटवीन 2009 एंड 2010। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे क्विट करना पड़ा क्योंकि स्टडीज़ एंड देन आई स्टार्टेड माई बिजनेस ऑल्सो। तो मुझे टाइम मिलता नहीं था टू स्टे 100% कमिटेड। तो मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया उसमें और ऐसे ही लाइफ चलती गई आगे। लेकिन पैशन जो है बॉडी बिल्डिंग का वो ख़त्म नहीं हुआ। इट स्टेड विद मी। सो बिटवीन अराउंड 2010 एंड 2018-19 आई वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टू बॉडी बिल्डिंग एट एनी लेवल और कैपेसिटी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता था, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था इंडियन बॉडी बिल्डिंग और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग को भी। और 2020 में वी स्टार्टेड यहाँ पे विद अ कपल ऑफ एथलीट्स। और फिर एक एथलीट ने उसमें मिस्टर कश्मीर का टाइटल भी जीता और फिर उसके बाद टीम बढ़ती गई एंड हियर वी आर। तो सर आपने कोचिंग, बॉडी बिल्डिंग कोचिंग आपने कहाँ से सीखी? आपने खुद सीखी या आपका कोई वैसे पहले मेंटोर रहा है कुछ? राइट। तो मेरे जो कोच थे जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, मिस्टर दीपक कावरप्पा। सो इज़ अ वेरी वेल नोन बॉडी बिल्डर फ्रॉम कर्नाटका। मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया टाइटल्स उसने जीते। सो ही वॉज माई फर्स्ट कोच और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और उसके बाद मैंने कई सारे सर्टिफिकेशंस भी किए, आधे कंप्लीट किए, आधे कंप्लीट नहीं किए। बिकॉज होता ऐसा था कि जो मेरा गोल था टू अचीव फ्रॉम ए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वेदर इट वाज विद रिस्पेक्ट टू वर्कआउट्स, इट वाज विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन, वो हो नहीं पाता था। बिकॉज मुझे लगता था ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं एंड आई मे ऑलरेडी नो दिस। तो उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की जर्नी को फॉलो किया। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए खुद से, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े और कई साल तक ये सब कुछ होता रहा। एंड फाइनली आई थॉट लेट मी जस्ट ट्राई माई हैंड्स ऑन बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग और फिर 2020 से मैंने स्टार्ट किया। तो सर आपका मतलब घर की तरफ से कितना इसमें आपको हेल्प मिली या उन्होंने कितना सपोर्ट किया है आपको? घर की तरफ से तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है पहले दिन से, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज क्लियर अबाउट माई गोल्स। तो एजुकेशन की जब मैं करता था तो मैं वर्कआउट करता था जैसे आप करते हो जी। तो उसमें मेरे घर वालों ने कभी अपोज नहीं किया। लेकिन प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में कर नहीं पाता बिकॉज रिसोर्सेज उतने थे नहीं और टाइम भी था नहीं कि मैं उतना पैसा बॉडी बिल्डिंग में डालता और उसमें मैं उस टाइम पे पढ़ाई भी कर पाता। तो प्रायोरिटीज़ आपको चूज़ करनी पड़ती है। आई डेफिनेटली चोज़ माई प्रोफेशनल लाइफ ओवर बॉडी बिल्डिंग। तो घर वाले हमेशा ही मेरे बहुत खुश रहे हैं मेरी जर्नी से, बिकॉज आई ऑलवेज अचीव व्हाट आई हैव एम्ड फॉर मोस्टली। और बहुत क्लैरिटी रही है मेरी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और व्हेन पीपल अराउंड यू सी यू अचीव थिंग्स, दे ट्रस्ट यू मोर, बिकॉज उनको पता है कि अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट किया आप उसको अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाओगे। सो आफ्टर दैट दे क्वेश्चन यू लेस एंड दे सपोर्ट यू मोर। तो दैट्स हाउ माई जर्नी हैज़ बीन सो फार। और सर आपके जो एथलीट्स हैं, मतलब एथलीट्स आप छोड़ो, आपका अभी प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है पूरी जर्नी में? आपको इतना टाइम अभी कोचिंग में भी हो गया। प्राउड मोमेंट बहुत सारे हैं बिकॉज
एवरीबडी स्टार्ट्स वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे जब मेरे जो भाई है सालिम शफीक, आई वुड नॉट कॉल हिम माई स्टूडेंट और माई एथलीट, ही इज़ माई ब्रदर, एंड when he won Mr. Kashmir title for the first time, that was a proud moment for me, for him also of course, because we had worked really hard for it. और उसके बाद फिर you know it went on and on. फिर हमने इंटरनेशनल स्टेज पे which was Mr. World competition, जिसमें साउथ अफ्रीका से और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से भी इंक्लूडिंग इंडिया एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड ऑन दैट वर्ल्ड स्टेज ही won the pro card. It was a very big achievement and a proud moment also definitely. उसके बाद मतलब ये चलता रहा, it's a part of the game. ऐसा नहीं है कि आप जीतोगे और बस जीतोगे, कभी कभी हारना भी पड़ता है, कभी जीतना पड़ता है, बट या इनिशियली वो चीज़ें आपको बहुत नई लगती है एंड डेफिनेटली मेक्स यू प्राउड। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने एथलीट्स को मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा टाइम देते हैं, उनको ग्रो भी कराते हैं। क्योंकि मैंने जो भी आपके एथलीट्स देखे, मैं आपकी जर्नी भी फॉलो करता हूँ, आपके एथलीट्स को भी फॉलो करता हूँ। आपका हर कोई एथलीट मतलब फिजिक में भी बहुत अच्छा है, कम्पीट भी इंटरनेशनल लेवल्स पे करते हैं, आपके बाहर के एथलीट्स पे कश्मीर में भी है। तो आप अपनी जॉब को और मतलब कोचिंग को कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि बहुत टफ है जॉब को भी करना, ऊपर से फैमिली को टाइम देना और अपनी कोचिंग को भी ऐसे एथलीट्स को टाइम देना। देखिए एथलीट्स के साथ आप अगर कमिटेड रहोगे और अपना 100% दोगे तो वो कोई ऑप्शन नहीं बचता उनके पास अपना 100% देना और कमिटेड रहना। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स अ टू साइडेड रिलेशनशिप, और इसमें दोनों को इक्वली कमिटेड रहना पड़ता है और इक्वली अप्रोचेबल रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी एथलीट आते हैं मेरे पास जो बहुत अकम्पलिश्ड एथलीट्स होते हैं और उनका बहुत बड़ा नाम होता है एंड दे ऑलरेडी हैव सो मेनी टाइटल्स, और कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं। लेकिन मेरा अप्रोच दोनों की तरफ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बिकॉज मेरा ये है कि मुझे अपना काम करना है और मुझे उसमें 100% देना है, एंड आई हैव टू स्टे ट्रू टू द गेम, आई हैव टू स्टे ट्रू टू द एथलीट। वो मैं करता हूँ। मैं कभी इतना नहीं सोचता कि कोई एथलीट मेरे पास है, अब ये अगर मेरे से चल के दूसरे ट्रेनर के पास गया और मेरा कुछ नाम खराब हो जाएगा या शायद मेरे में कोई कमी है, इतना मैं नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एथलीट मेरे पास ट्रेन कर रहा है, आई विल गिव हिम माई बेस्ट, एंड इफ ही इज हैप्पी विद दैट ही विल स्टिक अराउंड, बट इफ ही वॉक्स अवे फ्रॉम मी बिकॉज ऑफ सम रीजन, इट्स अ बिगर लॉस फॉर हिम। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आपको कोचेस बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको ट्रेनर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत सपोर्टिव भी मिलेंगे, लेकिन कोई ट्रेनर जो आपको अपना 100% देता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, आई थिंक बहुत मुश्किल से मिलता है। राइट, जो आपको बाई की तरह ट्रीट करे, Of course. उस लेवल पर पहुंचाए, तो बहुत कम रिगार्डलेस लोग ऑफ हु यू आर। हैं। हाँ, बहुत सारे को सिर्फ पैसों से मतलब होते हैं, एक Yeah. बार पैसे लेते हैं देन उसके बाद वैसे ट्रीट नहीं करते। यस, तो और एक क्वेश्चन था मेरा, जो जैसे अब जो हमारा फिटनेस इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और इसमें हम देखेंगे कि कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा होती है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है। हमें किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए? अगर हम स्टेज पे compete कर रहे हैं, जैसा अगर मैं आगे जाकर compete करूँगा तो मैं उनको एनिमीज की तरह नहीं देखूँगा, क्योंकि वो भी मेरे भाई है, वो भी मतलब उस हार्ड वर्क करते हैं। तो हमें कैसे सपोर्ट को मतलब और आगे करना चाहिए, मतलब कैसे पुश करना चाहिए, वहाँ पर कैसे ट्रीट करना चाहिए उनके साथ, क्योंकि एक भाईचारा होना चाहिए इस बॉडी बिल्डिंग में। तभी जब हम एक दूसरे को ग्रो करेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। पहली बात तो ये है कि मैं कंट्रोवर्सी से खुद को दूर रखता हूँ। मैंने देखा आपको, आप ज़्यादातर अवॉइड करते हो इन चीज़ों को। तो मैं अपनी प्रमोशन थोड़ी कम करता हूँ। रीज़न ये है कि मुझे जितने लोग रीच आउट करते हैं थ्रू रेफरेंसेस या डायरेक्टली मुझे डीएम करते हैं इंस्टा पे, तो पहले मैं देखता हूँ कि मेरा बैंडविड्थ मुझे अलाउ करता है इस एथलीट को एनरोल करना कि नहीं। अगर अलाउ करता है तो मैं उनको एनरोल करता हूँ, अगर नहीं करता तो मैं उनको सीधे बोल देता हूँ कि आई डोंट हैव टाइम, आई वुड नॉट बी एबल टू गिव माई 100%, तो आप किसी और के पास जाओ। दूसरी बात ये कि मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता, क्योंकि कंट्रोवर्सीज वही लोग करते हैं मोस्टली जिनको फेमस होना होता है और जिनको अनवांटेड अटेंशन चाहिए होता है, व्यूज़, और जो शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं। मैं उस पर बिलीव नहीं करता। ये बॉडी बिल्डिंग है, इट्स अ वेरी इमोशनली एंड फिनेंशियली ड्रेनिंग स्पोर्ट, ठीक है। तो इसमें आपकी सोशल लाइफ, आपके फिनेंसेस, आपका मेंटल हेल्थ और बहुत सारी दूसरी तीसरी चीज़ें भी स्टेक पे होती हैं। तो इसमें आप अगर ढूंढोगे कि मुझे कंट्रोवर्सीज करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से दूर इसलिए रहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट माई वर्क टू स्पीक
एंड आई वांट पीपल टू सी माय वर्क एंड देन कम टू मी। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको जिता दूंगा, मैं ऐसा इसको प्रो बना दूंगा। आई नेवर डू दैट, आई नेवर से दैट। जो जिसकी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट जितना मेरे से होता है, एंड आई विल स्टे कमिटेड। कंट्रोवर्सीज आई रियली डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंट्रोवर्सी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, ना इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए। तो और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो अभी क्योंकि हमारी ये अभी बहुत ग्रोइंग सपोर्ट है, अभी ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट जितना हमारे पास एक्सेस हो गया उतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और मिस इन्फॉर्मेशन भी आ रही है बहुत सारी, जैसे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर। हमें बॉडी को नेचुरली कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनकी फिजिक उस लेवल पर देखते हैं, वो बोलते हैं हमें हम नेचुरल है, हम ये है, बट रियलिटी में कुछ और होता है। तो फिलहाल हमें कितना नेचुरली बॉडी को टाइम देना चाहिए, फिर कितना, क्योंकि अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग एनहेंस करनी है आगे, तो मुझे कब पुश करना चाहिए एनहेंस, कब मुझे जाना चाहिए। तो नेचुरली फिलहाल हमें कितना पुश करना चाहिए बॉडी को। देखिए, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस। तो आप अगर बिटवीन द एज ऑफ 23 एंड 25 ईयर्स है, और आपकी जो हार्मोन्स की मैच्योरिटी है वो अचीव हो चुकी है, और आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है फिजिकली वो अचीव हो चुकी है, तो आप एनहेंस जा सकते हो वो, लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस है। आफ्टर कंप्लीट कंसिडरेशन ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, आप एक डिसीजन ले सकते हो विच कुड बी ईदर वेज, ठीक है। और कोई बहुत इनिशियल स्टेज में, जैसे कोई स्टार्टिंग में ही एनहेंस्ड हो जाता है 18 ईयर्स में, 19 ईयर्स में, तो उनके लिए आगे तक स्टिक अराउंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज देयर बॉडी वुड नॉट सपोर्ट एक्सोजेनस हार्मोन्स at that age and then in the long run also. तो सर फिलहाल आपने ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव किया है बॉडी बिल्डिंग में, ऑलमोस्ट सारे टाइटल्स कश्मीर के, इंटरनेशनल के भी। तो आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, और आप आगे खुद को कैसे अपग्रेड करते हो अपनी लाइफ में? So, पहली बात तो ये कि अगर आप यहाँ पे देखोगे JNK में, तो जितने भी यहाँ पे बड़े शोज़ हैं, उसमें मेरे एथलीट्स ने डेफिनेटली जीता है, ओवरऑल टाइटल जीता है, और अब एथलीट्स बाहर भी जीते हैं, जो कि बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो इसमें मेहनत बहुत लगती है, एथलीट की भी लगती है, कोच की भी लगती है, टीम वर्क होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आप कैसे खुद को अपग्रेड करते हो, कोई चीज़ सीखना और एक लेवल पे पहुंचना मुझे लगता है बहुत इजी है, लेकिन उस लेवल पे स्टिक करना और उस पोजीशन को होल्ड करना, उसके आगे जाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है, जिसके लिए आपकी जो अपनी कमिटमेंट और डेडिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स द स्पोर्ट, या कोई भी फील्ड हो उसमें। तो अभी मैं एक तो जैसे मैंने आपको बोला, मैं सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करता हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं छोटे मोटे जो कोर्सेज होते हैं, छोटे मोटे वर्कशॉप्स होते हैं, जो इंटरनेशनल कोचेस के होते हैं, इंटरनेशनल न्यूट्रिशंस के होते हैं, या जो ह्यूमन साइंटिस्ट होते हैं उनके होते हैं, वो अटेंड करता हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैंने अभी रिसेंटली 3-3.5 महीने से एक PhD भी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैं प्राइमरी फोकस बायोमैकेनिक्स को दूंगा, विच विल टेक अबाउट 18 more months टू कंप्लीट, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। तो बस ये सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से आप स्टडी करते हो, या और अभी मतलब जॉब, मैंने आपको बोला जॉब, Yeah. स्टडी, एथलीट्स को टाइम देना Yeah. बहुत टफ है, यस, क्योंकि इतना हर कोई इंसान नहीं कर नहीं कर पाता। पाता। मतलब एक माइंडसेट होना चाहिए इंसान के पास इस लेवल का, कि वो इतने सारी चीज़ें कर पाए, वो भी एक दिन में इतना टाइम देना। तो सर और एक क्वेश्चन है मेरा, अभी सप्लीमेंट्स बहुत न्यू भी आ रहे हैं, Right. पुराने भी हैं, तो आप टॉप 5 सप्लीमेंट्स बोलिए जो मेल फीमेल दोनों यूज़ करें फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। टॉप 5 की तो मैं बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन टॉप 3 सप्लीमेंट्स बोल सकता हूँ आपको। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है सप्लीमेंट के हिसाब से वो है वे प्रोटीन। ओके। वे प्रोटीन इसलिए बिकॉज एक तो फास्ट एब्जॉर्बिंग है, बायो अवेलेबिलिटी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है, जी। और मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट एज पर देयर
मेंटेनेंस कैलोरीज या एज पर देयर मैक्रोस These बहुत are हाई also for muscle building. एब्सोल्युटली मसल बिल्डिंग हो या जनरल फिटनेस हो, तो आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली होती है वो नेचुरल फूड से कंप्लीट नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ डाइजेशन इश्यूज एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल या बिकॉज ऑफ आपका रूटीन जो है, तो इसलिए वे प्रोटीन उस डेफिसिट को फिल करता है, तो उसके लिए वो नंबर 1 पे है। उसके बाद मैं बोलूँगा क्रिएटिन सबको पता है, बहुत कॉमनली यूज सप्लीमेंट है, बहुत यूजफुल है। और जो नंबर 3 पे है वो ग्लूटामिन है। ग्लूटामिन मैं पर्सनली काफ़ी यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है उस सप्लीमेंट के जो बेनिफिट्स है इन टर्म्स ऑफ योर गट हेल्थ एंड ओवरऑल रिकवरी वो बहुत सिग्निफिकेंट है। सो अनलेस यू यूज ग्लूटामिन यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट सप्लीमेंट, ठीक है। और सही से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कब यूज कर सकते हैं? बेस्ट टाइम क्या होगा? आप ग्लूटामिन कभी भी यूज़ कर सकते हो, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू यूज़ इट ऑन एन एम्प्टी स्टमक, या। और इसके साथ साथ अगर बाकी सप्लीमेंट्स की बात करें तो देयर इज सिट्रुलिन मैलेट, मल्टीविटामिन। नहीं वो तो खैर उनको मैं सप्लीमेंट्स नहीं बोलूँगा, उनको मैं सपोर्ट मेडिसिन बोलूँगा। वो तो काफ़ी सारे, अगर आप उनके बारे में पूछ रहे हो तो देयर आर सो मेनी सप्लीमेंट्स। लेकिन सप्लीमेंट्स की बात जहाँ तक आती है, आई वुड से वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ग्लूटामिन, सिट्रुलिन मैलेट, तो आई थिंक दीज आर द सप्लीमेंट्स दैट वी कॉमनली। तो सर शेरू क्लास इंडिया का सबसे बड़ा स्टेज है जी वहाँ आपने गोल्ड मेडल जीता जी। तो आपका कब प्लान बना कि हम शेरू क्लासिक खेलेंगे? आप अपने एथलीट्स को किस तरीके से पुश करते हो आगे? मतलब आप कैसे सब प्लान बनाते हो अलग अलग एथलीट्स के? देखिए शेरू क्लासिक अनडाउटेडली बॉडी बिल्डिंग में इंडिया का सबसे बड़ा स्टेज है और वहाँ पे हमने गोल्ड भी जीता, विच इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो मेरे लिए भी और वसीम के लिए भी और हमारी पूरी टीम के लिए, इनफैक्ट फॉर द एंटायर स्टेट। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आज तक ओपन बॉडी बिल्डिंग में कोई कश्मीरी एथलीट शेरू क्लासिक में गोल्ड नहीं जीता, बस फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमारी जर्नी में ऐसे हुआ कि वसीम की और मेरी एक मीटिंग हुई, हम लोग दोस्त भी हैं, और उसने मुझे पूछा कि मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े स्टेज पे खेलूँ और मैं खेल सकता हूँ क्या? बिकॉज जब आप फॉर्म में नहीं होते हो, जब आपने ऑफ लिया होता है बहुत टाइम को, तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं, इंसान सेल्फ डाउट करने लगता है। तो मैंने उसको बोला देखो अगर तुम ये प्लान है आपका, 8 महीने बचे हुए हैं, अगर आप 8 महीने तक फोकस्ड रहोगे तो शायद हम लोग अच्छा कर सकते। तो शेरू क्लासिक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, सब बॉडी बिल्डर्स का ड्रीम होता है शेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट करना और फिर जीतना। तो JNK के लिए ये पहला गोल्ड था इन ओपन बॉडी बिल्डिंग एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी, फॉर वसीम, फॉर द एंटायर टीम। लेकिन मेहनत बहुत लगती है इसमें, डेडिकेशन बहुत लगती है, डिसिप्लिन बहुत लगता है। जब वसीम मेरे पास आया एंड वी हैड अ मीटिंग, ही टोल्ड मी कि मुझे बड़े स्टेज पे खेलना है, मैं कर सकता हूँ क्या? बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी आई थिंक ऑफ फॉर ऑलमोस्ट 2 years, उन्होंने स्टेज पे कम्पीट किया नहीं था 2 साल से और थोड़ा सा सेल्फ डाउट भी होता है। मैंने उसको बोला दिस इज़ द प्लान, 8 महीने बाद शो है, इस तरीके से हमको चलना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है। तो अगर तुमको लगता है तुम कर पाओगे विदाउट ए सिंगल डे ऑफ इन द नेक्स्ट 8 months, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब आपके जो प्लान्स थे वो प्रॉपर थे? एग्जैक्टली। तो मैंने उसको एक ही प्लान दिया है स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस किया, जो कि 6 वीक का था, और उसके बाद दूसरा प्लान जो था वो 4 वीक का था, सॉरी 14 वीक्स का था, और तीसरा प्लान 12 वीक्स का था। तो ये मैंने उसको पहले दिन ही बोला कि ऐसे चलना पड़ेगा, आफ्टर सीइंग हिज बॉडी, आफ्टर सीइंग हिज BMI। और शेरू क्लासिक के स्टेज तक भी हम उसी प्लान के साथ लगे रहे, हमने एक भी चीज़ चेंज नहीं की एंड एवरीथिंग वर्कड आउट फॉर अस। बस ये है कि अब गोल्ड भी जीता है और बहुत नाम भी हो गया है मेरा भी, वसीम का भी, बट इसको अच्छे से हैंडल भी करना था। आगे क्या प्लान्स है आपके? आगे मेरे विद वसीम तो कंपटीशन को भी आई थिंक 8-10 दिन ही हुए हैं, तो टाइम नहीं मिला मुझे टू मीट हिम। इनफैक्ट सेलिब्रेशन भी थी, आई वाज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं ट्रैवल कर रहा था। सो हम लोग मिलेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे की जर्नी क्या होगी, बिकॉज इसमें बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट समथिंग जिसमें हम बोलेंगे कि चलो आज से ही स्टार्ट करेंगे और अगला अब प्रो कार्ड जीतना है या अब प्रो बनना है। तो इसमें पूरे केयरफुली प्लान करने के बाद
देखना है कि फिजिबल है आगे बढ़ना कि नहीं, अकॉर्डिंगली हमको डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ कोच होते हैं ना, जैसे कि वो बोलेंगे एथलीट से पैसे लेंगे, उनको बोलेंगे हम आपको इंटरनेशनल खिलाएंगे, आपको IIBB प्रो बनाएंगे, मतलब पूरी तरीके से वो गुमराह करते हैं एथलीट को। देखो मेरा सिंपल ये है कि मैं बाकी कोचेस का नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे कोच हो और आपको बॉडी बिल्डिंग की समझ है एंड इफ यू हैव अ विजन बेस्ड ऑन कि एथलीट की लेवल क्या है और उसका पोटेंशियल कितना है टू ग्रो, वही पे कोच को देखना होता है। राइट। तो एज अ गुड कोच यू शुड नॉट मिस जज योर एथलीट एंड यू शुड नॉट क्रिएट ए डिल्यूजन कि आप वहाँ पे जीतोगे, यहाँ पे जीतोगे, ऐसा करो वैसा करो। अगर उसमें पोटेंशियल है एंड इफ इज रेडी टू इन्वेस्ट हिमसेल्फ एंड इन्वेस्ट मनी, तो ही उसको बोलना चाहिए कि चलो मैं बड़े स्टेज पे खिलाऊं। आप छोटे छोटे एथलीट्स को जो अभी एज में भी कम है, एक्सपीरियंस में भी कम है, उनका मसल मास भी उतना ज़्यादा नहीं है और उनका माइंडसेट भी वो नहीं है कि वो एक चैंपियन बन सके या चैंपियन की तरह ट्रेन कर सके, उनको आप गुमराह करके बोलोगे कि चलो मैं ये हूँ तो मैं वो कर दूँगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल in terms of what you speak and also in terms of your action. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो but your actions में कुछ imply something else. तो वो मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ आजकल, वैसा नहीं होना चाहिए। तो सर जैसे कि आप अभी जो बॉडी बिल्डिंग का सीजन स्टार्ट हो गया है, जी। आगे आपके क्या प्लान्स है अभी इस साल के? बॉडी बिल्डिंग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है डेफिनेटली। इस साल आई थिंक यहाँ पे हमारी काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी बिकॉज कई सारे एथलीट्स हैं जो अभी मेरे अंडर ट्रेन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं। सो आई थिंक स्टेट में तो डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी एज ए टीम। मैं बोल नहीं सकता कि कौन सा शो जीतेंगे कौन सा नहीं जीतेंगे, बट एज ए टीम विल परफॉर्म वेरी वेल। जहाँ तक कश्मीर के बाहर की बात है तो वी हैव शेरू क्लासिक मुंबई जो प्रो शो है, तो उसमें हमारी टीम के 5 से 6 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे इन बोथ मेंस फिजिक एंड क्लासिक फिजिक। आई एम नॉट श्योर अबाउट बॉडी बिल्डिंग है बिकॉज अभी वैसा कोई एथलीट है नहीं जिसको मैं बोल सकूँ कि बॉडी बिल्डिंग में आप खेलो, बट देयर वुड बी अ कपल ऑफ पीपल इन क्लासिक फिजिक एंड देयर बी अ कपल ऑफ देम और मोर इन मेंस फिजिक ऑल्सो, और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। तो सर डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? मतलब एक जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करता है उसके अकॉर्डिंग क्या एक डाइट प्लान होना चाहिए? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का जो डाइट होना चाहिए वो हमेशा या तो मेंटेनेंस कैलोरीज का होना चाहिए या तो सरप्लस का होना चाहिए। मैं कभी एक नेचुरल एथलीट को डेफिसिट रेकमेंड नहीं करूँगा, और अगर आपको डेफिसिट पे आना भी है तो इट शुड नॉट बी मोर देन 100-150 कैलोरीज। अभी बहुत मिसअंडरस्टूड है बिकॉज ऑफ इंटरनेट और बिकॉज ऑफ द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डेफिसिट और सरप्लस का कॉन्सेप्ट मोस्टली नेचुरल एथलीट्स। सबसे पहली बात होती है कि आपको अपना मसल प्रोटीन सिंथेसिस पॉजिटिव रखना पड़ेगा, राइट। अगर आप डेफिसिट में जाते हो एंड यू आर नेचुरल या आप सरप्लस में जाते हो एंड यू आर नेचुरल, तो उसको एक एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर ही आपको करना चाहिए। खुद से आप प्लान करोगे बाय लुकिंग एट सम प्लान ऑन द इंटरनेट या बाय लिसनिंग टू समबडी हु इज टॉकिंग ऑन द इंटरनेट, तो वो सब प्रमोशनल वीडियोस होते हैं, प्रमोशनल कंटेंट होता है। वो बॉडी वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से एग्जैक्टली नहीं, आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा पहले, और वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस। मेरे हिसाब से हमेशा एक नेचुरल एथलीट को मेंटेनेंस कैलोरीज या सरप्लस पे ही रहना चाहिए उनके एंडोक्राइन सिस्टम को फ्यूल करने के लिए, और एक पॉजिटिव मसल प्रोटीन मोर प्रोटीन सिंथेसिस मैनेज करना चाहिए। आपको बेस्ट फूड कौन सा लगता है जो हमें ऐड करना ही करना चाहिए फॉर मसल बिल्डिंग? देखो फूड तो बहुत सारे हैं, बट फूड का कॉम्पोजिशन अलग अलग डिफरेंट है। टेस्ट के हिसाब से तो कई सारे फूड है, बट कॉम्पोजिशन के हिसाब से अगर आप पूछोगे तो आई थिंक जो कंप्लीट एमिनो एसिड्स होते हैं, किसी फूड कोई फूड ऐसे होते हैं कि जिनका एमिनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता,
जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं कार्ब्स के लिए, इट डज नॉट हैव अ कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल एंड इट्स इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ अगर आप बस राइस खा रहे हो। इसके साथ अगर आप थोड़े और एसेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं लेते हो तो इसका खाना और न खाना मैं बोलूँगा सिमिलर है। आई वुड नॉट से इट्स सेम, आई वुड से इट्स सिमिलर, बिकॉज रिजल्ट्स तो फिर भी आएंगे बट रिजल्ट्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो आपको बहुत स्मार्टली चूज करना है कि आपके जो कार्ब सोर्सेज हैं वो कितने कंप्लीट है, कितने कॉम्प्लेक्स है, आपके जो प्रोटीन सोर्सेज है वो कौन से ग्रेड का प्रोटीन है, उसका एमिनो एसिड प्रोफाइल क्या है, और आपके फैट्स जो है वो फैट्स आपके कितने सॉल्युबल है या कितने सैचुरेटेड है या क्या आप अचीव करना चाहते हो उस तो सर और एक क्वेश्चन था मेरा, बॉडी बिल्डिंग में मतलब जैसे आजकल मॉडर्न जिम्स आ गए तो बहुत सारे ढूंढते हैं कि हमें मॉडर्न जिम नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हमने नीचे भी बात की कि आपने बोला कि एक स्टैंडर्ड जिम में आप अलग से इम्प्रूव कर सकते हैं और लो स्टैंडर्ड में अलग से। बट जैसे मैं आपको बोलूँगा रोनी कोलमन के टाइम या जैसे आपको पता होगा मेट्रोफ्लेक्स तो वहाँ लोग मतलब रॉ वेट उठाते थे, रॉ तरीके से बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मतलब रॉ जो जिम होता है क्या वहाँ अच्छी मसल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। देखो रोनी कोलमैन और एनी अदर प्रो लेवल बॉडी बिल्डर बैक इन द डे उनको किसी को चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बॉडी बिल्डिंग सीखी है अर्नोल्ड को देख के या रोनी कोलमैन को देख के या डोरियन येट्स को देख के, या टू आइडलाइज देम एंड टू यू नो कमेंट देम फॉर देयर अचीवमेंट्स, या उनके फिजिक को देख के बोलना कि यार मुझे भी ऐसी फिजिक बनानी है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन जो वो करते हैं वो कॉपी करना इज नॉट गुड। वो कॉपी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। राइट, बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड इन टर्म्स ऑफ देयर डाइट। क्योंकि वो मैं मानता हूँ कि जिस एरा से वो आते हैं उस टाइम पे लोग जेनेटिकली गिफ्टेड भी होते थे, फूड एडेल्ट्रेशन नहीं थी, राइट, और उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं थी और इतना फिटनेस भी नहीं था। एब्सोल्युटली। तो द प्योर एंड सिंपल कॉन्सेप्ट वाज यू ईट मोर टू गेट बिगर एंड यू लिफ्ट हेवी टू गेट बिगर। आज के टाइम पे जो बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग है उसका ब्रेकडाउन बहुत एडवांस तरीके से हो चुका है। सो यू ओनली ईट व्हाट बेनिफिट्स यू एंड यू अवॉइड व्हाट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। हमें सर सबसे ज़्यादा अवॉइड क्या करना चाहिए फॉर मसल बिल्डिंग? अवॉइड क्या करना चाहिए फॉर मसल बिल्डिंग? मतलब इन टर्म्स ऑफ डाइट या ट्रेनिंग, कभी कभी हम ओवर चले जाते हैं। मसल बिल्डिंग एक प्रोसेस है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम, वेदर यू आर एनहांस्ड और यू आर ट्रेनिंग नेचुरली, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। थोड़ा सा एनहांस्ड में आपको एडवांटेज ये रहता है कि आप प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर लेते हो, ठीक है, और आपके साइज थोड़ा सा और बड़ा होता है, कंडीशनिंग थोड़ी बेटर होती है, लेकिन टाइम फिर भी लगता है उसमें, मेहनत उसमें फिर भी लगती है। तो डाइट की जहाँ तक बात आती है तो डाइट आपको हमेशा ये देखना है कि हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन प्लान, और अगर आपका बॉडी फैट 12-13% में मेंटेन रहता है व्हाइल यू आर इन योर ग्रोथ फेज, तो दैट्स अ स्वीट स्पॉट टू ऐड मोर मसल बिकॉज योर बॉडी इज इन एन इंसुलिन सेंसिटिव स्टेट। और अगर आपका बॉडी फैट एक्यूमुलेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा व्हाइल यू आर इन योर ग्रोथ फेज, 15-16-17% पे जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट कम्स विद इट्स ओन डिसएडवांटेजेस, और मसल थोड़ा सा ऐड हो रहा है, फैट बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है, तो योर हेल्थ इज एट रिस्क, इट्स अ बिगर रिस्क। तो मसल बिल्डिंग उस पेस में आपकी नहीं होगी जितनी आपकी लो फैट परसेंटेज पे होगी एट अ हायर फैट परसेंटेज। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चूज योर डाइट ऑल्सो वेरी केयरफुली, और जो आपको अवॉइड करना है, बिकॉज दैट वॉज योर प्राइमरी क्वेश्चन, उसमें हमेशा से मैं बोलता हूँ जो शुगरी फूड्स है वो अवॉइड कर। वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ स्वीटनर और इट इज शुगर दैट यू आर टेकिंग, और जो फ्राइड आइटम्स है, जो डीप फ्राइड है, उनको आप अवॉइड करो। नॉट बिकॉज आपको शुगरी खाने से कीटोसिस ब्रेक हो जाएगा या आपको फ्राइड खाने से ये सारी चीज़ें नहीं, बिकॉज सबसे पहले मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी गट हेल्थ। सो द मोमेंट यू हैव एनीथिंग विच इज शुगरी एंड द मोमेंट दैट यू हैव डीप फ्राइड फूड, तो इट टेक्स योर गट फॉर इट ऑल। तो गट को रीसेट करने में आपको 3-4 दिन लगेंगे, तो मसल बिल्डिंग ऑटोमेटिकली गोज फॉर अ टॉस। तो स्वीट, शुगरी आइटम्स एंड फ्राइड फूड जो है उसको आप अवॉइड करें इफ यू आर प्लानिंग टू एक्चुअली बिल्ड सम रियल मसल। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मोटिवेशन और डिसिप्लिन बॉडी बिल्डिंग में किस तरीके से हमें लिखना चाहिए? जैसे मोटिवेट
हम कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर वापस से डीमोटिवेट होते हैं, फिर हम उस तरीके से वर्कआउट नहीं करते, कभी लो फील करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग में डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू डाइट, एज़ कम्पेयर टू ट्रेनिंग, एज़ कम्पेयर टू आपका जो न्यूट्रिशन है, आप किस तरीके से करना चाहिए, आपका माइंड सेट मतलब कैसा होना चाहिए। क्लीशेड आंसर है इस चीज़ का। किसी से भी आपके पूछोगे तो वो बोलेंगे आप जिम में 1 घंटा देते हो, 23 आवर्स इज आउटसाइड ऑफ द जिम, जो आप 23 आवर्स में करते हो दैट मेक्स मसल, नॉट व्हाट यू डू इन द जिम। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, बट आई वुड लाइक टू आंसर इट डिफरेंटली। तो होता ये है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, यू हैव टू बी इन इट फॉर लॉन्ग, क्योंकि मसल बिल्डिंग में बहुत टाइम लगता है, राइट। और मसल बिल्डिंग ऐसा नहीं कि आप 90 kg के हो गए तो आपका काम हो गया। You have to make sure that you are achieving that muscle maturity, और आपके मसल फाइबर्स कितने डेंस होते हैं, कितने थिक होते हैं, बॉडी को प्रोपोर्शनेट बनाना पड़ता है, ब्यूटीफुल बनाना पड़ता है। इट टेक्स इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, आपका जो प्लान होगा वो फिर विद रिस्पेक्ट टू योर डाइट होगा, जो या विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रेनिंग, इट शुड ऑल्सो हैव सम ब्रीदर्स। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसा रूटीन चूज करोगे अपने लिए जो आपने 1 हफ्ता चूज कर लिया एंड देन यू क्रैश, आप बोलोगे यार मैं नहीं कर सकता। सो everything that is sustainable has longevity as well. तो आपको अपने एथलीट्स को, या एज एन एथलीट आपको, अगर आप सेल्फ ट्रेन कर रहे हो, खुद से थोड़ा कम एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बी इन इट फॉर लॉन्ग टू सी द रियल रिजल्ट्स। और आपको अपने प्लान्स में थोड़ा सा until you are at a level जब आपको पता है कि आई एम गोइंग टू बी 100%, तो आप बॉडी या मसल 99% में भी बना लो। तो अगर आपको लगता है सिर्फ 100% रहने से होगा, वो नहीं है, उससे बेटर होगा, लेकिन 99% में भी हो जाएगा। सर, आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं फॉर यंग यूथ जो अभी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या एनहांस जाना चाहते हैं, मेल फीमेल हर किसी के लिए? कि मैं पहले भी बोला, एनहांस्ड होना या नेचुरल होना, दैट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। तो उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आई वुड नॉट मोटिवेट एनीबॉडी टू बिकम एनहांस्ड, और आई वुड नॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम ट्रेनिंग नेचुरली। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा दैट इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन समथिंग एंड इफ़ यू आर डूइंग गुड इन दैट, कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, कंटिन्यू योर कमिटमेंट, एंड नेवर टेक सक्सेस टू योर हेड एंड नेवर टेक फेलियर टू योर हार्ट। So always be the same person that you were at the time of start, at the time of reaching the pinnacle. तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया इतना। तो हम नेक्स्ट टाइम जरूर इंशाल्लाह एक साथ जी, वर्कआउट जी, करेंगे। बिल्कुल। एंड मुझे वसीम सर के साथ भी जाना है, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो भी बहुत डेडिकेटेड एथलीट है। जी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू सो मच सर।